हमास के सियासी लीडर थे, पॉलिटिकल चीफ थे, उनका कत्ल जो किया गया ईरान में गेस्ट हाउस में, स्टेट गेस्ट हाउस में, वो 2 महीने कबल उस रेस्ट हाउस में पहुंचाया गया। मिलिट्री चीफ थे हमास के गाजा के अंदर, मोहम्मद दीफ साहब, उनको भी हानिया साहब के मरने से चंद घंटों पहले इजराइल ने खत्म कर दिया। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, उनकी सिक्योरिटी को हम कॉम्प्रोमाइज कभी होने नहीं देंगे। अमेरिका ने सबसे बड़ी हॉस्टेज स्वैप डील यानी कैदियों की स्वैपिंग डील की है रशिया से। बेसिकली व्हाइट हाउस को लग रहा है कि इजराइल और नेतन्याहू साहब चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, जो करना है करें, जिस तरीके से तबाही करनी है करें। एनवीडिया दुनिया की अब सबसे मेरे ख्याल से कीमती तरीन कंपनी, एप्पल को ही पीछे छोड़ दिया उसने। क्या इस्माइल हनिया को कत्ल करने का मंसूबा ईरान में 2 माह पहले तजवीज किया गया? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। खबरें जो आ रही हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से, उनके मुताबिक इस्माइल हनिया जो हमास के सियासी लीडर थे, पॉलिटिकल चीफ थे, उनका कत्ल जो किया गया ईरान में गेस्ट हाउस में, स्टेट गेस्ट हाउस में, उसकी तैयारी और जो बम जिसने इवेंचुअली हानिया साहब को मारा, वो 2 महीने कबल यानी रईसी साहब के कत्ल के चंद हफ्तों बाद ये बम, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, और ये कह रहे हैं कि अनोनिमस सोर्सेज उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों में बात करके रिपोर्टिंग आगे दी है। ये कह रहे हैं कि जी जो बम जिसने टारगेट किया इस्माइल हनिया साहब को, वो 2 महीने कबल उस रेस्ट हाउस में पहुंचाया गया। अब वो कैसे पहुंचाया गया, कौन उसको अंदर लेके गया, किसके पास क्लियरेंस थी नहीं थी, ये हमें नहीं पता, मगर जब हनिया साहब पहुंचे तो वो रिमोट कंट्रोल से उस बम को डेटोनेट किया गया। अगर तो इस बात के अंदर वजाहत है इस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर, तो ये बहुत ही एक हैरान कुन बात तो है ही, मगर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स ईरान के लिए। ईरान के अंदर, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वाकयात होते रहे हैं, होते आ रहे हैं। इजराइल ने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कबूल नहीं की, मगर ऑब्वियसली रिपोर्टिंग अब आ रही है तो लग रहा है कि इजराइल ही इसके पीछे था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग है ये इसके अंदर। अच्छा, साथ साथ हनिया साहब तो मिलिट्री चीफ थे, जो सेकंड इन कमांड हनिया साहब पॉलिटिकल सियासी चीफ थे, जो सेकंड इन कमांड मिलिट्री चीफ थे हमास के गाजा के अंदर, मोहम्मद दीफ साहब, उनको भी हानिया साहब के मरने से चंद घंटों पहले इजराइल ने खत्म कर दिया, यानी हमले के अंदर मार दिया। और अब ये कत्लो गारत जारी है। इजरायली एम्बोल्डन हुए हुए हैं। नेतन्याहू साहब का बयान तो ऑफिशियली नहीं आया है, मगर जो इजरायली अकाउंट्स हैं ट्विटर के ऊपर, जो लोग आके बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम सबको मार देंगे, हम सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। और दूसरी तरफ से हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, उन्होंने एक बहुत ही एक खरी किस्म की एक वो दी है, इमोशनल किस्म की एक स्पीच दी और कहा है कि भाई अब तो ये एक चीज इनएविटेबल है, यानी होनी ही है कि हमने इजराइल के ऊपर, जो हम पे हिजबुल्लाह के भी कमांडर मारे गए हैं, हमास के मारे गए हैं, तो अब हमें रिटेलिएशन करना, हमारा जवाब देना, यानी एक ऐसी चीज है जो होके ही रहेगी बेसिकली। और ये जो कत्लो गारत इजराइल कर रहा है, अब इसके बाद एक नया मरहला शुरू होने वाला है इजराइल के खिलाफ, ये कह रहे हैं हसन नसरुल्लाह साहब। और इनके साथ साथ ऑब्वियसली जो ईरान के लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर खमेनी साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि एक नया मरहला शुरू होने वाला है। और ये स्पीच के साथ साथ हमने देखा कि रॉकेट बराज अटैक भी हुआ शुमाली इजराइल के ऊपर, और ये चीज चलती आ रही है। मगर अब देखना होगा कि किस तरीके से ईरान, हिजबुल्लाह और दीगर जो ये ग्रुप्स हैं, ये मनूवर करते हैं इजराइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए और बेसिकली आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, अमेरिका की तरफ से भी रिस्पांस आ गया है। जो बाइडेन साहब की बातचीत हुई नेतन्याहू साहब से, सीज फायर का जो डॉक्यूमेंट शाया किया गया, फिर बेसिकली बाद में इस गुफ्तगू के बाद एक प्रेस रिलीज स्टेटमेंट शाया होता है व्हाइट हाउस से, उसके अंदर सीज फायर का कोई जिक्र नहीं था।
हमास साहब के जो इस्माइल हनिया साहब का कत्ल हुआ है उसका कोई जिक्र नहीं था। ये जरूर था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, उनकी सिक्योरिटी को हम कॉम्प्रोमाइज कभी होने नहीं देंगे, इजराइल हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इस पूरे मरहले के अंदर ये लग रहा है कि अमेरिका एक छोटा पार्टनर है और बड़ा पार्टनर जो है उसका वो है इजराइल, और इसीलिए शायद अब अमेरिकन पोजीशन इतनी कमजोर हो चुकी है मिडल ईस्ट के अंदर, इतनी दब चुकी है बेसिकली मिडल ईस्ट के अंदर कि कोई हल नहीं है। अमेरिका एक तरफ बेबस है इजराइल को लेके गाजा के ऊपर, मगर दूसरी तरफ अमेरिका ने सबसे बड़ी हॉस्टेज स्वैप डील यानी कैदियों की स्वैपिंग डील की है रशिया से। सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के इख्तिताम के बाद ये सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। 26 लोग इसके अंदर रिलीज हुए हैं दोनों तरफ से, जिसके अंदर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर थे एलन गर्शोविच वो रिलीज हुए हैं। कारा साहब हैं, एक रशियन ऑपोजिशन लीडर थे, वो रिलीज हुए हैं। कुछ लोग और भी रिलीज हुए हैं। दूसरी तरफ से एक रशियन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर स्पाई जर्मनी में जो था उसकी रिलीज हुई है, और भी चंद लोग सुनने में आ रहा है रिलीज हुए। तो ये बेसिकली पुतिन साहब के लिए एक और सक्सेसफुल, यानी 419 दिन उन्होंने इस अमेरिकन वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर को कैद रखा, ट्रायल भी यूज की, फिर कुछ दिन हफ्तों पहले कन्विक्शन हुई और फिर पार्डन करके उनको रवाना कर दिया। खैर कन्विक्शन और पार्डन होना जरूरी है, कन्विक्शन के बगैर पार्डन नहीं हो सकता, और अगर इतना बड़ा मरहला शुरू किया हुआ है तो फिर अब वो पहुंच गए गर्शोविच साहब वापस अमेरिका, वहां पे कमाला हैरिस ही मिलने उनसे आई। जो बाइडेन साहब भी बड़े खुश लग रहे थे, खोए खोए से लग रहे थे मगर खुश थे वो। और बेसिकली ये जो गेम चल रहा है कि एक तरफ यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन, रशिया रशिया रशिया, दूसरी तरफ इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो 130 के लगभग गाजा में सहाफी मारे जा चुके हैं, सही है। उनके ऊपर जो एक्सचेंज चल रही है व्हाइट हाउस के अंदर और व्हाइट हाउस के दरमियान और सईद अरीकात करके एक फलस्तीनी अमरीकी सहाफी हैं, उनके दरमियान व्हाइट हाउस के अंदर देव पटेल साहब हैं जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, बेसिकली उनके दरमियान और जो प्रेस कोरस के दरमियान, उससे एक हल्का सा टिडबिट मुलाहिजा कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि हो क्या रहा है, और ये चीज चलती चली आ रही है। Israel was behind this aggression on the Iranian capital. It is within Iran's right to defend itself. I'm not going to speculate on this, Saeed. I don't have an update or an assessment to offer for you as it relates to attribution. Okay, and so I will just leave it at that. Okay. In principle, as a sovereign nation, does Iran have the right to defend itself? Saeed, it's a simple question. Does Iran, as a sovereign nation, as any other nation, does it have the right to defend itself? जी, तो जब यूक्रेन की बात होती है तो कुछ और अल्फाज निकलते हैं, जब इजराइल गाजा की बात होती है तो फिर इजरायली पार्टनर्स की बात निकलती है। पटेल साहब का ये जो रहा है इसके बाद एक अच्छी खासी उनको तगड़ी उनको नौकरी मिल जाएगी जब बाइडेन साहब जाएंगे, मगर जो ये उनकी परफॉर्मेंस रही है ये बिल्कुल ही घनौनी और घटिया और झूठ से भरपूर ये बेसिकली उनकी ये अनाउंसमेंट रही है। और मेरे ख्याल से कोई यकीन नहीं करता अब कि व्हाइट हाउस क्या कहता है क्या नहीं कहता। बेसिकली व्हाइट हाउस को लग रहा है कि इजराइल और नेतन्याहू साहब चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, जो करना है करें, जिस तरीके से तबाही करनी है करें। मगर खैर जाते जाते थोड़ा मौजू हटके, अगर आपके पास थोड़ी एक्सपेंडेबल इनकम है कहीं भी दुनिया में, तो आप एनवीडिया के स्टॉक्स, एनवीडिया वो चिप मेकर है बेसिकली जिसने एआई के थ्रू और वीडियो गेम्स, कंसोल्स, डिस्प्लेज, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी, जो चिप और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होती है वो एनवीडिया करता है। अब एनवीडिया दुनिया की अब सबसे मेरे ख्याल से कीमती तरीन कंपनी, एप्पल को ही पीछे छोड़ दिया उसने, बन गई है एनवीडिया करके। दूसरी जानिब जो ट्रेडिशनल इंटरनेट की कंपनीज या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज, चिप डेवलपर से, फॉर एग्जांपल इंटेल, वो अब घाटे की तरफ जा रही हैं, तो यानी कि रिवर्सल हो रहा है। और 15% इंटेल ने अब अनाउंस किया है कि उसका वर्कफोर्स जो है वो कट करेंगी, क्योंकि उनकी जो शेयर्स थे वो 20% गिर गए। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि पावर हाउस उनके जो राइवल्स हैं एनवीडिया और एएमडी, वो अब उनके शेयर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंटेल एक पावर हाउस था, हम बड़े हुए इंटेल
उनके चिप जो थे, उनके प्रोसेसर जो थे वो हर कंप्यूटर में लगते थे, एप्पल में भी, माइक्रोसॉफ्ट में भी। बट ओवर टाइम अब नए प्लेयर्स आ गए हैं, फोकस शिफ्ट हो गया है इंटेल से, अमेरिका से, और अब जा रहा है वो एशिया की तरफ। तो इस बात पे इख्तिताम करने पे मैं क्यों आया हूं? पाकिस्तान में एक बहुत सिवियर इंटरनेट आउटेज और सप्रेशन चल रहा है, और एक खिलौने की तरह, गेम की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में एक तरीके से इंटरनेट फ्रीडम्स के ऊपर सप्रेशन हो रहा है। अभी इतलात आई हैं मुझे 1-1.5 घंटे पहले कि तुर्की के अंदर इंस्टाग्राम को दस्ती बंद कर दिया है, कोई रीजन, कोई वजूहत दिए बगैर। एक कंप्लेन आई उनकी अथॉरिटी के पास और उन्होंने इंस्टाग्राम को एक्सेस को फिलहाल ब्लॉक कर दिया। अब टर्की के अंदर इंस्टाग्राम बंद हो रहा है और वहां पे मिलियंस ऑफ लोग इंस्टाग्राम को एक्सेस करते हैं, बिजनेसेस चल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो क्यों हो रहा है वो इस वक्त? क्या वजूहत है उसकी? दुनिया किस तरफ जा रही है? ये सब सवालात ऑब्वियसली उठाने पड़ेंगे, मगर इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत एडवांसेस हैं। इंटेल की हम बात कर रहे थे, एनवीडिया की कर रहे थे, स्टॉक्स की बात कर रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि इंटरनेट एक्सेस और इन चीजों के ऊपर दुनिया भर में क्रैकडाउन सा चलेगा। उससे बिजनेसेस भी इफेक्ट होंगी, कारोबार भी इफेक्ट होंगे। मगर जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, इनके लिए और भी ज्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल होता था अपने फ्रीलांसर्स को बाहर से पैसे लेके आने के लिए, बिजनेस लेके आने के लिए। मगर अब जो एक्स्ट्रा टैक्सेशन की बात कर रहे हैं कि फॉरेन इनकम के ऊपर भी आपकी टैक्सेशन होगी एट सर्टेन परसेंट, ऊपर से सप्रेशन ऑफ इंटरनेट, ऊपर से दुनिया भर के अंदर एक चाइना और वेस्ट डिवाइड भी चल रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर। पाकिस्तान कहां खड़ा है उसके अंदर? जैसे मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान अभी जहां पे खड़ा था उससे बहुत पीछे जाने वाला है, क्योंकि ये जो सब फायर वॉल और इन सब चीजों की बातें हो रही हैं, ये डायरेक्टली आपकी इंटरनेट एक्सेस को इफेक्ट करती हैं और आपके रेवेन्यूज को इफेक्ट करती हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।